डिवीजन सीरीज में हम लोग 265 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। जब आपका आर्य समाज जब टूटा तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में हरिद्वार के निकट किस स्थान पर गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? जगह का नाम बताइए क्या था? कांगरी। कांगरी में। कहाँ पे थी? कांगरी में थी, ठीक है। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, किनसे संबंधित है बताइए? तो स्वामी पंथ से, ठीक है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित, ठीक है। दयाल बाग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन से अधिक को लेते हैं और इसको हम लोग डिवीजन सीरीज के तौर पे हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। पीछे का जो पहले के जो भी क्लासेस हुई, आई थिंक 14 क्लासेस हुई है, इसके रिकॉर्डिंग वीडियो जो है सो आपको दिख जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप लोग वहां से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। निम्न व्यक्तित्वों पर फिर से आपको विचार करना। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ, क्या ये बात सही है? 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में, ठीक है, बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, बिल्कुल थे, ठीक है। तो दोनों के सही है और एक दूसरे का सही भी की बात करेंगे, व्याख्या भी करता है, ठीक है। दोनों सही है और एक दूसरे का सही व्याख्या। देखिए आप लोग गलती कहाँ पे करते होंगे ना, आप लोग दोनों सही आप लोग पता चल गया, लेकिन पहला स्टेटमेंट दूसरा का व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये समझ बहुत लोगों में नहीं होती है, ठीक है। मतलब आपको पता चला तो इसका ये स्टेटमेंट पहला नंबर कथन तो सही है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण है कि नहीं है, इसको मिला के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ऐसे विचार शामिल थे जो आधुनिकता के मतलब आधार माने जाते थे, इसीलिए तो मतलब क्या हुआ, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दूसरा कथन की बात करेंगे, पहला का स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कल के क्लास में हमने पढ़ा था वर्धा योजना, किनका था बताइए? वर्धा योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? महात्मा गांधी है क्या? महात्मा गांधी है। हाँ, महात्मा गांधी है। एक मैंने और भी बताया, वर्धा योजना का जो एक प्रारूप बना था, सिलेबस बना था, तो बच्चे को क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उस सिलेबस को किसने तैयार किया था? ठीक है, राजा जी ने तैयार किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, राजा जी, श्री राजगोपालचारी साहब ने सिलेबस को तैयार किया था, ठीक है। कल के क्लास में हुआ था, भूल कैसे जाते हैं, ठीक है। सॉरी, मिस्टेक बता, जाकिर हुसैन, सॉरी, जाकिर हुसैन साहब ने, राजा जी बता दिया, ठीक है, जाकिर हुसैन साहब ने, ठीक है, ध्यान, जाकिर हुसैन साहब ने सिलेबस तैयार किया था, जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। चलिए यार, क्या क्या था यहाँ पे था, सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आपको देना था, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है। उद्योग के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा होना चाहिए, इस सबका सत्ता महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक की सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा तथा प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपेरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और देशभक्त जिसे महात्मा गांधी अपना गुरु माना, और व्यक्ति कौन थे? क्या नाम था उनका? तो तिलक जी, ठीक है। ये सब हो गया, तो कौन बोला 265 से हुआ? तो कल सभी इसको करवा दिए थे, अंदाजिए बोलते हैं क्या? ये सब हो गया था। केरल के प्रथम आधुनिक उपन्यास इंदुलेखा में केरल में नबूदिरी ब्राह्मणों की सामाजिक प्रधानता पर प्रहार किया गया, ठीक है। कौन सा ब्राह्मण? नंबूदिरी ब्राह्मणों के सामाजिक प्रधानता पर प्रहार किया गया। सीवी रमन की बात करेंगे, ठीक है, सीवी रमन पिल्लई का उपन्यास मार्तंड वर्मा नायर भूस्वामियों तथा कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया था। बोला कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है? इसमें स्टेटमेंट पे आप देखोगे तो तीसरा भी दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो श्री नारायण गुरु श्री नारायण द्वीप परिपालन योगम के जो केरल में, ठीक है, एझावाओं के उदार में लगी थी के संस्थापकों में से एक थे। चौथा स्टेटमेंट भी है, ठीक है। बात करेंगे चौथा स्टेटमेंट बात करेंगे तो प्रथम एझावा स्नातक डॉक्टर पल्पू श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के जो केरल के एझावाओं के उदार से ली गई थी के संस्थापकों में से एक थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन चाहिए? तो केवल इसका दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे
केवल दूसरा नंबर स्टेटमेंट ही सही है, बाकी सारे के सारे कथन की बात करेंगे गलत है, मतलब ये सही है। ठीक है, सीवी रमन पिल्ले का उपन्यास मार्तंड वर्मा नायर भूस्वामियों द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध लिखा गया था। ठीक है, क्या नाम है? मार्तंड वर्मा उपन्यास है, किनका उपन्यास है? तो सीवी रमन पिल्ले का उपन्यास है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें गलती कहाँ कहाँ था, तो उसको जरा हम लोग इसको सोल्यूशन को पढ़ते हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल में जातीय आंदोलन की शुरुआत श्री नारायण गुरु को द्वारा की गई थी। उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था की स्थापना की। किसने किया? तो श्री नारायण गुरु। ठीक है, इंदु लेखा उपन्यास केरल में नंबूदिरी ब्राह्मणों की सामाजिक प्रधानता पर प्रहार करता है। ठीक है, उपन्यास मार्तंड वर्मा का कथाकार उत्तराधिकारी से संबंधित है, इसमें कृषकों के शोषण का उल्लेख नहीं है। ठीक है, सीवी रमन पिल्ले का उपन्यास मलयालम भाषा में केरल के राजा पर लिखा गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई, जरा आपको बताना है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया, कब किया? तो 1875 में किया। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ठीक है, तो नील दर्पण का लेखन तो जाहिर सी बात है 1875 से पहले होगा, क्योंकि नील क्रांति कब होती है? नील आंदोलन 1859-60 में होता है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदवट का लेखन किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। सबका साल तो देख लेते क्या होगा। आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे, ये था, ये दोनों तो तारीख आपको पता था ना? पता 1859-60 में नील दर्पण की रचना हुई, जिसमें नील विद्रोह के बारे में चर्चा दी गई थी। 1875 में मतलब आर्य समाज की स्थापना होती है। आनंद मार्ग का लेखन सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। ये चर्चित पुस्तक क्यों है? आनंद मार्ग क्यों चर्चित पुस्तक है? आनंद मार्ग बंकिम, बिल्कुल ठीक है, तो इसकी रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सत्येंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे। इनको ये सफलता कब मिली थी? 1863 में मिली थी। तो पता चल रहा है इन उपयुक्त घटना में सबसे पहले नील दर्पण की रचना होती है, जो कि 1959-30 में होती है। नील दर्पण की रचना किसने किया था? किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, और इसी के साथ ही चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर जो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे भी प्रश्न आते हैं, तो चलिए करेंगे। और टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन है इसमें देख लेता हूँ, उसी के हिसाब से इसको प्लान हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत है क्या? 25 कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन टोटल 79 है। ठीक है, 3 दिन में खत्म करते हैं इसको। ठीक है, 3 दिन में नहीं, 2 दिन में खत्म करते हैं। 40 क्वेश्चन आज इसमें से करते हैं हम लोग। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा भगाना पड़ेगा, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन अभी हम लोग इसमें से करने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो है, इससे हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा जूम करने पे पीडीएफ स्लो हो जाता है। आई थिंक इतना जूम ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया? पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? कहां पर स्थापित किया गया पहला मदरसा अंग्रेजों के द्वारा? तो सबसे पहले कलकत्ता में। कहां पे किया गया? कलकत्ता में किया गया। कब किया गया कलकत्ता में? कलकत्ता में कब किया गया? तो 1781 में किया गया। कब? 1781 में किया गया। ठीक है, 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया गया। ठीक है, और वहां पे उस समय तो किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में कलकत्ता में पहला मदरसा को क्या किया? स्थापित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ अरबी और फारसी के साथ मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो अरबी और फारसी के अलावा यहाँ पे मुस्लिम कानूनों की भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 10 साल के बाद 1791 में, ठीक है, क्या नाम था? जोनाथन डंकन, जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट थे, ठीक है, उनके द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अगर ये पूछा जाएगा, ठीक है, अगर पूछे जोनाथन डंकन को, ठीक है, किसने अपना आश्रय दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने अपना आश्रय भी दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली, तो इन्होंने काम किया था 10 जुलाई 1800 ईस्वी को नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में क्या चीज का स्थापना किया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया। ठीक है,
यद्यपि 1806 में फोर्ट विलियम कॉलेज की जगह पे, ठीक है, इंग्लैंड में कहाँ पे जाके इनको परीक्षण देने की बात की, हैलीबरी में, ठीक है, हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज नागरिक सेवा परीक्षण का आरंभ किया गया। हेनरी थॉमस, इनका ध्यान में, हेनरी थॉमस कोलब्रुक फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर थे। कोलब्रुक रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के संस्थापक भी थे। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश अधिकारी जो आते थे भारत में सिविल सर्वेंट बन के, उनको काम करना पड़ता था, आम लोगों से मिलना जुलना पड़ता था, तो इनको यहाँ की भाषा भी तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्लेजली ने क्या किया, से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापना किया। तो नागरिक सेवा में, सिविल सेवा में जो आने वाले जो अधिकारी जो थे उनको परीक्षण दिया जाता था। तो यहाँ पे भारतीय भाषा फारसी सिखाई जाती थी, संस्कृत सिखाई जाती थी, बहुत सारी भाषाएं को यहाँ पे सिखाई जाती थी। लेकिन बाद में क्या मतभेद हो जाता है कंपनी के साथ में, 1806 में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और शिफ्ट करके कहाँ पे, हैलीबरी में शिफ्ट किया गया। कहाँ पे, हैलीबरी में इसको शिफ्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यक्ति जो था, जिनका हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के मतलब क्या थे, प्रोफेसर थे। मतलब जो जो लोग जो आते थे बाहर से, जो जो लोग जो आते थे उनको मतलब संस्कृत पढ़ाने के काम कौन करते थे, तो कोलब्रुक कोलब्रुक साहब करते थे, ठीक है, जो कि मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मतलब संस्थापक भी थे। अब देखिएगा, मुस्लिम विधि से संबंधित विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में, ठीक है, मदरसा स्थापित किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू विधि तथा दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज शुरू किया। तो क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो बोथ स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों के दोनों सही है, ठीक है। आप हमें बस इतना ध्यान में रखना है, तो आप हमें ये बताओ, ये 1781 में हुआ, ये कब हुआ, 1791 में हुआ, ठीक है, ध्यान में रखना। वाराणसी में, ठीक है, प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इजी क्वेश्चन है, बता जोनाथन सकते हैं। डंकन। तो ध्यान में कि किसने किया, तो किसने किया, जोनाथन डंकन ने किया, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो आगे कौन सा है वो भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस गवर्नर द्वारा स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, आसान क्वेश्चन है तो बता ही देंगे कौन क्वेश्चन थे। क्या नाम था, फोर्ट विलियम लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली या फिर रिचर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक है। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिए, सिंपल प्रश्न है। वह ब्रिटिश नागरिकों के भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहता था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखें क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी जो आते थे उनको भारत में प्रशासन के हेतु मतलब क्या करना चाहता था, प्रशिक्षण देना चाहता था भारत में आपको। क्योंकि जो जो उस समय सिविल सर्वेंट जो आते थे, उसकी आयु की बात करेंगे तो कितना था, 20 साल, 21 साल, 22 साल मैक्सिमम एज होता था। वो ब्रिटिश थे, कभी भारत में रहे थे नहीं। अब भारत में तुमको काम करना है, गांव में तुमको काम करना है, सिविल सर्वेंट के तौर पे तुम आ रहे हो। अब भारतीय ना तो भाषा आती है, ना तो भारतीय परिवेश के बारे में तुमको जीरो नॉलेज है, तो क्या कहते हैं, वो ट्रेन करने के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन 1806 में क्या किया जाता है, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, तो हैलीबेरी में। क्या नाम था उस जगह का, हैलीबेरी, ठीक है। चलिए आप देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स, 10 जुलाई था आई थिंक, ठीक है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है, पहला वाला तारीख मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर बी है, ठीक है, मतलब 10 जून नहीं होगा, मतलब 10 जुलाई होगा, वही मैं कह रहा था। बाकी ध्यान में रखिएगा, वो तो सही है। देख रहे हैं यूपीपीसीएस में मतलब तारीख से पूछ रहा है, जुलाई मतलब स्मॉल डेट, बहुत रेयर केस में ही आपका स्मॉल डेट पूछा जाता है, ठीक है। आपका स्मॉल डेट से भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। हेनरी दी होलब्रुक, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्था में संस्कृत के प्रोफेसर थे, जस्ट हमने पहले बात किया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या पढ़ाते थे, बिल्कुल संस्कृत पढ़ाते थे, ध्यान में संस्कृत रखेंगे। और पढ़ाते। साथ में मतलब क्या थे, तो एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का मतलब क्या था, संस्थापक भी थे, ठीक है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किसने किया था, ध्यान रखेंगे, तो किसने किया था, गवर्नर का नाम पूछना है, ठीक है। जोन्स तो ने। सबसे पहले कलकत्ता मदरसा तो हेस्टिंग्स साहब हो जाएंगे, और फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बेलेजली साहब हो जाएंगे। बनारस कॉलेज का, विलियम जोन्स है। भाई सर की वॉइस आ रही है क्या? नहीं, लाइट कट गई, आवाज आ रही है क्या, अभी आ रही है। क्या करूं मैं इस लाइट का, यार एक 5 मिनट में लाइट होगा, क्लास ही कैसे ले पाएंगे हम, समझ में नहीं आ रहा। मतलब
बहुत दिक्कत। लिथियम आयन बैटरी खरीदी है चाइना से। उससे भी काम नहीं चलेगा, परमाणु बैटरी खरीदना पड़ेगा, जो 50 जो इयर्स तक कितना साल चलेगा तक चला, फिर 100 वर्ष रिचार्ज तक पे। चल रहा था कितना। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? तीनों सही है। अच्छा गलत, तीसरा सिर्फ सही है। हाँ, क्या था ये? अरे ये आर्थर ब्लेजी कौन नहीं सा था, सही? रिचर्ड ब्लेजली था, बट ये जोनाथन डंकन होगा। ठीक है, ये सही है। ये रिचर्ड ब्लेजली आर्थर ब्लेज में कंफ्यूजन कर दिया। ठीक है, वो रिचर्ड ब्लेजली था 1812 में। ठीक है, कौन था ये? रिचर्ड ब्लेजली रिचर्ड है। वाले। ठीक है, आर्थर ब्लेजली नहीं है। ये विलियम जोन्स नहीं होगा, क्या नाम है, जोनाथन डंकन है। ठीक है, हाँ, केवल दो सही। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये 1784 में किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, पता है आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विलियम जोन्स के बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा उनको डिटेल्स में पूछ लेते हैं। भारत में पुनर्जागरण लाने में उन कतिपय यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था जो भारत में प्राचीन संस्कृति उपलब्धि को प्रभावित थे। ठीक है, ऐसे यूरोपीय विद्वानों में सर विलियम जोन्स का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भारत आए थे। ठीक है, मतलब विलियम जोन्स जो थे संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भारत आए थे। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय साहित्य परंपरा के अध्ययन के अलावा उनकी भारत की सबसे बड़ी देन है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना था। इसकी स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स 1785 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1785 तक यही रहेगा। ठीक है, इस सोसाइटी ने यह प्रसारित किया कि भारत ने एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जो संसार में महानतम सभ्यताओं में से क्या है? एक है। तो अगर पूछा जाएगा तो विलियम जोन्स साहब किस रूप में भारत में काम करने आया था? तो न्यायाधीश के रूप में आए थे। ठीक है, यही इसमें से इंपॉर्टेंट निकल कर आया। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, सिविल सेवकों को भारतीय कानून में प्रशिक्षित करना। गलत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके? भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन को मतलब क्या करना था? प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी क्यों बनाया गया था? तो सिंपल सा प्रश्न है, भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी आपका बना था। ठीक है, भारत में प्रारंभिक पार्चरविद, ठीक है, विलियम जोन्स क्या थे? तो विलियम जोन्स की बात कर, उच्चतम न्यायालय में क्या थे? न्यायाधीश थे। ठीक है, या फिर संघीय न्यायालय लिखा, संघीय न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ही होगा। ठीक है, संघीय न्यायालय बाद में आता, 35 के एक्ट में था। ठीक है, विलियम जेम्स हेनरी, ठीक है, ध्यान में, विलियम जेम्स हेनरी कोलब्रुक और नेथेलियन हेलहेड के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता थी? तो भारतीय दोनों के दोनों जो थे, हेल ध्यान रखें, दोनों नहीं, विलियम हेनरी संस्कृत के प्रोफेसर था ये। ठीक है, क्या आंसर लिया? वे डी भाषा वाला। विज्ञानी थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के दक्षिण एशिया के संस्कृति का निर्वचन करने का प्रयास किया। कोलब्रुक जो थे क्या थे? वो फोर्ट विलियम कॉलेज जो बना था, तो उसमें जो अधिकारी लोग जो आते थे, तो उसको संस्कृत भाषा के के प्रोफेसर थे, संस्कृत प्रोफेसर। पढ़ाते थे। ठीक है, और साथ में हेलहेड की बात करें तो ये भी मतलब भाषा विज्ञानी ही थे। ठीक है, विलियम जोन्स ने एशिया के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पूरा शेष कला विज्ञान तथा साहित्य की खोज की, महत्वपूर्ण कार्य किए। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथेलियन हेलहेड ने, ठीक है, भी प्राचीन अनुसंधान में अपना योगदान दिया। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृत, फारसी आदि की कृतियों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह प्राचीन पुस्तकों की खोज करके उनका अर्थ समझकर अनुवाद करके दूसरे को समझाने जाने लगे थे। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई तथा इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में एक विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। ठीक है, तो बोला था पहले उनको संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो 1784 में हुआ, तो काल तो वारेन हेस्टिंग्स का ही होगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, उसके दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्वत विद्वान था तथा प्राचीन विद्या का, ठीक है, प्रखर समर्थक, जो संस्कृत, फारसी में अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। आई थिंक इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, अब बात करूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो वारेन हेस्टिंग जो था, अपना संरक्षण किसको दिया था? विलियम जोन्स को दिया था। ठीक है, अब चलेंगे बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम, क्या नाम था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कब हुआ था? 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, ध्यान में रखेंगे।
वारेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे तो 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल का मतलब क्या रहेगा, गवर्नर रहेगा। तो कंपनी के तहत भी बंगाल का गवर्नर रहता है कि सीधे गवर्नर रहता, फिर गवर्नर गवर्नर जनरल भी बन जाता है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल कहे जाने का प्रावधान था। तो 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के पहले भी है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी ही रहेगा। वह एक प्राचार्य विद्वान था जो प्राच्य विद्या का प्रमुख समर्थक तथा संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अब चले अंग्रेजों ने कौन सा जिसमें सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता अंग्रेजी के अंदर चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। कब किया था? तो ध्यान में रखेंगे, ध्यान में 1789 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1789, 1784, सॉरी 1784, 89 नहीं, 1784 में करता है। ठीक है, 1784 में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में अंग्रेजी अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत चार्ल्स विल्किंसन ने नंबर 1784 में श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। 1787 में विल्किंसन ने हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, तो विल्किंसन ने भगवत गीता के अलावा, ठीक है, श्रीमद भगवत गीता के अलावा किसका किया था? ठीक है, हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन थे? हितोपदेश के, नारायण पंडित। ठीक है, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित थे। दोनों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विल्किंसन ने। ठीक है, तो 1787 में ध्यान रखिए हितोपदेश, 1784 में श्री भगवत गीता। अब साल आता 1789 में। 1789 में आप देखोगे तो 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, तो 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, 1784 की बात करेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता। और 1787 की बात करेंगे तो 1787 में इसने हितोपदेश का। ठीक है, तो ये विलियम जोन जो था, ध्यान में अभिज्ञान शकुंतलम, सॉरी अभिज्ञान शकुंतलम की बात करेंगे, बिल्किंस की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्या दे दिया यहाँ पे, गलती दे दिया क्या? दो अलग अलग ट्रांसलेटर ट्रांसलेट किए हैं, उसमें विल्किंस था और ये जोन्स किया है। देखिए यहाँ पे दिया, विल्किंस ने क्या किया था, सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता का 1784 में। ठीक है, 1787 में विल्किंस ने हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। हाँ, 1789 ईस्वी में, ठीक है, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, और 1792 में मनुस्मृति का, ठीक है, किस नाम से अंग्रेजी अनुवाद होता है? ए कोड ऑफ जंतु लॉज के नाम से, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद होता है। 1792 में विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, तो सब आपको लिखना पड़ेगा। गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने, इसके लेखक जो थे जयदेव थे। ठीक है, विलियम जोन्स ने। ठीक है, 1784 में किसका? तो अभिज्ञान शकुंतलम का। 1792 में किसका? मनुस्मृति का। मनुस्मृति का किस नाम से? तो ए कोड ऑफ द जंतु लॉ के नाम से। ठीक है, और श्री भगवत गीता का 1700 कब? 84। ठीक, 84। ठीक है, ध्यान रखें क्या था? तो 1784। ठीक है, 1787 में, ठीक है, क्या था? हितोपदेश। चलिए अब आगे चलेंगे, कौन सा प्रश्न है वो जरा देखते हैं। 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था है तो स्कूलों की श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? डेविड हेयर थे, विलियम कैलर थे, ठीक है, चार्ल्स ग्रांट थे। कौन थे? तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स ग्रांट थे। कौन थे? तो 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था को स्कूलों की श्रृंखला निर्माण करने हेतु विचार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था है तो स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक की चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था। ठीक है, उसने शिक्षा प्रचार के लिए अंग्रेजी भाषा को सबसे उपयुक्त माध्यम बताया था। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा के अग्रिम रूपरेखा के निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था, इसलिए उसे भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा उसे, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं, जो कि एक सिविल सर्वेंट है। हेनरी विवियन डेराजियो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना? विचार करना। ठीक है, किनके बारे में? तो हेनरी विवियन डेराजियो, ध्यान में रखेगा। ठीक है, इनका जन्म की बात करेंगे 1809 में हुआ था। 1834 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे। वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। ठीक है, छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अब तारीख का तो नहीं पता, लेकिन हिंदू कॉलेज में, ठीक है, ये शिक्षक, ये 2, 3, 4 तो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, 3, 4 तो पहला भी सही है। ठीक है, बाकी जो सबका दूसरा गलत है, क्योंकि ये हिंदू कॉलेज में नहीं थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, नहीं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में थे सर, दिया होगा। बनारस पढ़ता हूँ इसका, सॉरी, नहीं नहीं,
कलकत्ता में ही थे, लेकिन देखते कहाँ पे थे, ठीक है। इसमें 1 3 4 सही लिया है, ठीक है, 1 3 4 सही लिया है। 1834 तक हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे, गलत है ये, ठीक है। देखता हूँ क्या। ठीक है आप हेनरी विवियन डिराजू एक भारतीय कवि तथा हिंदू कॉलेज कलकत्ता के शिक्षक थे। इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 को हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करेंगे 1831 में, जब इनका मृत्यु हो गया था 1834 तक शिक्षक कहाँ से होंगे, ठीक है। 1826 से लेकर 1831 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक रहे थे। कब थे? काफी कम उम्र में मृत्यु हो गया था, 1831 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अब ध्यान रखिए कितने साल जीवित रहे हैं, कितने साल जीवित रहे हैं? मात्र 22 साल ही जीवित रहे, ठीक है। 22 साल की उम्र में ही व्यक्ति जो था मतलब शिक्षक बन गया था, काफी मतलब यंग था, काफी लोगों को मतलब इन्होंने प्रभावित किया था, ठीक है। 22 साल की उम्र में ही क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1809 में जन्म हुआ था, 1831 में इनकी क्या होती है, 22 साल की आयु हो गई थी। 1826 से लेके मतलब शिक्षक कितने बड़े बड़े, 18 साल की उम्र में शिक्षक बन गया ना, तो 18 साल की उम्र में शिक्षक बन जाते हैं, ठीक है। 1826 में, ठीक है, से 1831 तक हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे। वे फ्रांस की महान क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपने शिष्यों एवं अनुयायियों को स्वतंत्र विवेक में सोचने, मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता में सत्य का पाठ बढ़ाया। यंग बंगाल समूह द्वारा समाज सुधार के लिए, ठीक है, एकेडमिक एसोसिएशन एंड सोसाइटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। डेरुजुओ को प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। तो डेरुजुओ के बारे में थोड़ा और भी कुछ जान लेते हैं। हिंदू कॉलेज में ये शिक्षक थे, ध्यान में रखिएगा। 1809 में इनका जन्म हुआ था, 1831 में 22 वर्ष की आयु में इनका मतलब मृत्यु हो गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तारीख कौन सी थी? 26 दिसंबर। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये डेविड हेयर से प्रश्न था। एक घड़ीसाज के रूप में अपना जीवन शुरू करने आए थे। क्या थे ये? घड़ीसाज थे, घड़ी बनाने वाला था, ठीक है, डेविड हेयर। अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर, ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसमें अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी की पढ़ाई भी होती थी। हिंदू कॉलेज एशिया में आधुनिक अर्थ में उच्च शिक्षा का पहला संस्था था। हिंदू कॉलेज जो 1855 ईस्वी में बंगाल के प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में बदल गया, ठीक है, बाद में जाके बंगाल में प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में क्या होगा, बदल गया था। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी, मेयो कॉलेज की स्थापना, तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखें। मेयो कॉलेज मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वो भी 1875 में। यहाँ पे हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, ठीक है, ध्यान में। बाकी मेयो कॉलेज 1875 में, ठीक है, ये भी 1875 में, ठीक है। दिल्ली कॉलेज का पता नहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन यही होगा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता वाला जो था पहला संस्था था, ये एशिया में पहला ऐसा संस्था था जो कि अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा को मतलब क्या करती थी, बढ़ावा देती थी, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी हिंदू कॉलेज की? 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। डफ का नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या नाम है? डफ हो गया, साथ में डफ जी हो गया, और क्या होंगे? अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से, ध्यान रखें, निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत की अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राचार्यविद एवं आंगलविद विवाद, मतलब किससे मतलब भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो सब लगभग तो अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। इसका आंसर लिया है 1 2 3, मतलब सारे ही सारे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए भारत में पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक आरंभ 1813 के चार्टर एक्ट से हो गया था। हालांकि 1813 में ईस्वी में पहले ईसाई मशीनरी आधिकारिक तौर पे कुछ बुनियादी शिक्षा लेकर आई थी। 1813 का चार्टर एक्ट आपको इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी, पता है ना आपको। इसमें घोषणा किया गया था चार्टर, हाँ, तो 1 लाख रुपए भी दिए गए थे क्या प्रमोट हाँ करने तो के रहा लिए? उस पे 1833 में दिया गया था। 1813 में ही था, 1833 में नहीं था, ठीक है। इसी चार्टर में 1813 वाला चार्टर के दौरान भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी सरकार की तरफ से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का
निर्णय भी लिया गया था, हालांकि किया नहीं गया, ठीक है, ये बस एक चर्चा ही था, ठीक है। यद्यपि ये संशय भी रहा कि धन का उपयोग भारतीय भाषाओं और ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाए या भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में प्रारंभ के लिए किया जाए। मतलब यहाँ पे दो तरह का विवाद आ गया। मतलब धन का जो 1 लाख रुपया जो देंगे 1813 के एक्ट में जो था, उस पैसा का खर्च कहाँ पे करें, मतलब पाश्चात्य शिक्षा पे करें, वेस्टर्न शिक्षा पे करें, या फिर मतलब बात करेंगे, या फिर मतलब भारतीय जो शिक्षा जो है उस पे करें, ठीक है। अब 1823 का साल आ जाता है। 1827 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने सार्वजनिक निर्देश की सामान्य स्थिति नियुक्ति की, जिसकी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की जिम्मेदारी थी। उस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनमें लॉर्ड मैकाले भी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो उसी में मतलब मैकाले, ध्यान में रखेंगे, उसी का अध्यक्ष था, ठीक है। इसमें 2 दल थे, एक जो था प्राच्य विद्या समर्थक था, मतलब जो था, ध्यान में रखेंगे क्या करते थे, या प्राच्य, ध्यान में रखेंगे विद्या के क्या थे, समर्थक थे, ठीक है। जैसे मतलब 1823 में एक समिति बनी ना, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक निर्देश सामान्य समिति के नाम से सो जाना जाता है। मतलब इसमें यह तय करना था कि भारतीयों को शिक्षा किस भाषा में दिया जाए, पश्चिमी भाषा में दिया जाए, फिर भारतीयों की भाषा में दिया जाए। तो इसमें जो टोटल जो लोग जो थे, इसी की जिम्मेदारी थी से 1 लाख रुपया भी देना है और उसको खर्च कहाँ पे करना है। इसमें 10 की बात करेंगे, इसमें 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मैकाले साहब जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसमें 2 दल था, एक दल जो था प्राच्य विद्या समर्थक का, जिसके नेता कौन थे, एच.टी. प्रिंसेप थे। ये लोग प्राच्य विद्या को प्रोत्साहित देने के नीति के समर्थक थे। प्राच्यविद की बात करें, अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका का समर्थन करते थे। मतलब प्राच्यविद मतलब देसी भाषा, ठीक है, क्या थे, देसी भाषा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके समर्थक कौन थे, एच.टी. प्रिंसेप जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये लोग चाहते थे भारतीयों को शिक्षा किसमें मिलना चाहिए, फारसी में, अरबी में, संस्कृत में मिलना चाहिए। अब दूसरा वर्ग जो था आंगल दल था, जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन देता था। मतलब दूसरा वर्ग का मानना था नहीं, भारतीयों को शिक्षा तुमको देना है दो, लेकिन उनको शिक्षा मतलब किसमें देना चाहिए, अंग्रेजी में। आंग्ल शिक्षा के समर्थक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली राशि में कमी चाहते थे। उनका मानना था जो पैसा जो तुम फारसी पे, अरबी में या संस्कृत पे जो खर्च कर रहे हो उसमें मतलब कमी करो, और उसके बदले में तुम क्या करो, अंग्रेजी शिक्षा पे मतलब बढ़ावा दो, ठीक है। तो दोनों दल जो थे आपस में क्या हो गया, दोनों के दल में टकराव की स्थिति आ गई। दोनों दलों ने अपना विवाद गवर्नर जनरल के समक्ष रखा। अंत में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया कि भविष्य में कंपनी सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने का प्रयत्न करे। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही है, ठीक है। तो बाद में जब दोनों ने जब आपस में जब टकरा गया, तो आखिरी में गवर्नर जो था उस समय बेंटिक था ना दैट टाइम, वो मतलब इसके पास गया, क्या ना, मैकाले के पास गया, बोला बताओ तुम्हारा क्या विचार है। तो उसने बोला चलो ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को ही मतलब माध्यम बनाना चाहिए। और बाद में इसी को बोला गया भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए मैकाले का प्रमुख 2 तरह, अंग्रेजी शिक्षा मैकाले, एक विधि संहिता जो बनती है उसमें भी मैकाले का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक रूप से प्रारंभ कब माना जाता है, तो ध्यान रखिए 1813 के एक्ट में, ठीक है, 1813 के एक्ट में ही थी। 1830 के दशक में आंगलिको, ठीक है, आंगलिको की बात करेंगे। और प्राच्यविद, आंगलिक जो थे वो किसका समर्थक थे, अंग्रेजी के, ठीक है। प्राच्यविद जो थे भारतीय भाषा के समर्थक थे। बहस निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते, ये ठीक है। आंग्लिक संस्कृत में ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते, परंतु फारसी के मुद्रण पे जारी रखना चाहते थे। तो देखते ये क्या लिया, पहला वाला तो सही है, ठीक है। प्राच्यविद अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे, ये सही है। प्राच्यविद को दिल्ली में एक नया संस्कृत विद्यालय भी प्रारंभ किया, ये नहीं पता है, ठीक है। देखेंगे इसका सही सी क्या है, तो सी का 1 और 3 आपका सही है, ठीक है, मैंने सही लगाया था, ठीक है। 3 तो आपका सही है, ठीक है, और आपका इधर का 1 भी सही, मतलब ये गलत है, ठीक है, ध्यान रखें। मतलब किसी भी भारतीय भाषा का ये लोग समर्थक नहीं करना चाहते थे, आंग्लिक जो थे, ठीक है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। देखेंगे 1830 के दशक में आंग्लिक और प्राच्यविदों का विवाद हुआ, ठीक है। प्राच्यविद जो थे विद्या के समर्थक के नेतृत्व में एच.टी. प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। इनका समर्थन एच विल्सन ने भी किया था। प्राच्य विद्या के समर्थकों में वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो के शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए संस्कृत और अरबी भाषा के अध्ययन का समर्थन किया। दूसरी ओर आंग्ल समर्थकों का नेतृत्व मुनरो, एल्फिंस्टन एवं लॉर्ड मैकाले ने किया था। मैकाले भी आंग्ल का समर्थक था। ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारत में पाश्चात्य शिक्षा के मतलब क्या थे, प्रसार करना चाहते थे। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना महत्वपूर्ण समरण लिखा, जिसे
जिसने अंग्रेजी भारत में महत्ता पर प्रकाश डाला। लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी भाषा की शिक्षा संबंधी विचार को तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया। भारत में शिक्षा नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत, जिसको बोलते हैं अधोमुखी निस्सिंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। अब ये फिल्ट्रेशन थ्योरी मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करेंगे तो चलिए यहाँ पे, चलिए तो खाली जगह कहाँ पे, यहाँ पे खाली जगह, ठीक है। मान लीजिए ये चोटी है, ठीक है, ये चोटी है, ये एपेक्स है, ठीक है। यहाँ पे कौन लोग हैं? यहाँ पे राजा है, ठीक है। समाज के मतलब वो पढ़े लिखे लोग हैं, इलाइट क्लास के लोग हैं, ठीक है। मतलब ये में संभ्रांत वर्ग जो होता है ना, पढ़े लिखे जो लोग जो होते हैं वो यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? तो हम क्या करेंगे ना, तो हम इनको शिक्षित करेंगे। क्या करेंगे? हम इनको शिक्षित करेंगे। ऊपर के जो लोग जो है, जमींदार लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, राजा जो है, संभ्रांत लोग है, इलाइट क्लास के लोग है, इनको हम लोग शिक्षित करेंगे। और ये शिक्षा जो है छन छन के छन छन के छन छन के छन छन के सभी लोगों में बट जाएगा। और समाज के बड़े वर्ग को शिक्षित कर देंगे, और शिक्षा क्या होगा? अपने आप सभी लोगों में मतलब क्या होगा? फैलेगा। उसी को बोलता है, बोला गया, उसी को बोला जा गया, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया फिल्ट्रेशन सिद्धांत। मतलब शिक्षा क्या होगा? ऊपर से मतलब क्या होगा? नीचे के लोगों तक मतलब क्या होगी? पहुंचेगी। हालांकि सिद्धांत जो था पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार समाज के सभी वर्गों को शिक्षित नहीं करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार का कहना था मेरे पास इतना पैसा नहीं है, समाज के एक वर्ग को शिक्षित कर देते हैं, जो कि मतलब इलाइट क्लास संभ्रांत लोग हैं, और उनके माध्यम से शिक्षा जो है सभी वर्गों में क्या होगी? पहुंच जाएगी, ठीक है। इसी को बोला अधोमुखी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन सिद्धांत के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे तो कौन सा प्रश्न देखेंगे? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो भारत की आधुनिक शिक्षा के मैकाले मिनट के नाम से जानते हैं, जो कि 1835 में आया था। इस समय गवर्नर कौन हो जाएगा? मैकाले मिनट के दौरान गवर्नर कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विलियम बेंटिक, ठीक है। अब विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। मतलब कौन सा कथन 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में सही नहीं है? इसे मैकाले की सलाह पे गवर्नर जनरल बेंटिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है। इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा का प्रणाली का शिक्षण भाषा बनाया, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक स्थानीकरण के साथ भारतीय शिक्षा की नई शिक्षा व्यवस्था भी तैयार हो गई थी, ठीक है। और अंतिम प्रश्न की बात तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे विद्वान प्राचार्य संस्थाओं के लिए विद्यार्थियों ने नई वृत्तिकाएं देना तथा प्राचीन उच्च ग्रंथों का प्रकाशन भी जारी रखा था, तो ये गलत है, ठीक है। ये गलत है, ये नहीं होगा। बाकी 3 स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो मैकाले का जो एजुकेशन मिनट की बात है, शिक्षा मिनट कब आया था? 1835 में आया था। तो मैकाले ने वर्ष 1835 से शिक्षा संबंधी, ठीक है, कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसको अनुशंसा की गई थी? अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा सही था, ठीक है। लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग, उदार साहित्यिक प्रशिक्षण, शिक्षा के उच्च स्तरों पर केवल पाश्चात्य विषयों का शिक्षण, और साथ में शिक्षा के, ठीक है, शिक्षा के उच्च स्तर पर पाश्चात्य प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण, ठीक है। तो ध्यान में कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, ये आपका नहीं है, ठीक है। बाकी टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम सही है, लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग और उदार साहित्य प्रशिक्षण भी आपका सही है, और साथ में शिक्षा के उच्च स्तर पर केवल पाश्चात्य विषयों का प्रशिक्षण भी देना था, ठीक है, वो भी उच्च स्तर पे, ठीक है। ध्यान में रखना है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा में मतलब सुधार से मतलब आपका लॉर्ड मैकाले संबंधित है। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो मैकाले ने आपकी वकालत की थी, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं भारत में शैक्षणिक नीति में, ठीक है, फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले का वही फिल्ट्रेशन सिद्धांत था, जिसमें मतलब क्या था? मतलब शिक्षा जो है, मान लीजिए यहाँ पे शिक्षा फैल के मतलब क्या होगी? सभी लोगों तक मतलब क्या होगा? अपने आप पहुंचेगा, ठीक है। मतलब ऊंचे चोटी के लोगों को शिक्षित कर देंगे, ठीक है, ऊंचे चोटी के लोगों को शिक्षित कर देगा, शिक्षा जो है अपने आप मतलब क्या हो जाएगा? सब तक पहुंचेगा, ठीक है। मतलब समझिए घर है, परिवार है, परिवार में एक लोग शिक्षित हो गए ना, तो परिवार के सभी लोग मतलब उस लोग से शिक्षित हो जाएंगे, ऐसा ये पूरे देश में चाहता था। हालांकि ये क्या हो गया? ये फ्लॉप हो गया, नहीं चल पाया, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो 1835 में बनाया गया, ठीक है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम, सॉरी क्या नाम है इसका? लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल। पूरा नाम क्या था? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, ठीक है। पूरा नाम क्या था इसका? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश वेंटिक इसका पूरा नाम था। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर इच्छा हो तो, नहीं हो तो भूल भी सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला सही है, ठीक है।
अब चलते आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में फिर से आपको विचार करना। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि पे जोरदार समर्थन किया, बिल्कुल किया, कोई दिक्कत नहीं है। मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत में औद्योगिकरण होगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। मैकाले का विश्वास है कि अंग्रेजी शिक्षा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति होगा, लेकिन औद्योगिकरण के संदर्भ में उसका कोई ऐसा नीति नहीं था, सॉरी, ठीक है। ये आपका क्या है, तो आपका सी इसका सही है, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किसने जेईडी बेथुन गहरे रूप से जुड़े थे, तो बेथुन साहब किससे जुड़े थे, तो स्त्री शिक्षा से ये जुड़े थे, ठीक है। बेथुन कॉलेज का स्थापना भी इन्होंने किया था, ठीक है। स्त्री शिक्षा से जुड़े थे। स्त्रियों के शिक्षा के प्रसार के लिए सभी तत्कालीन सुधार आंदोलनों ने प्रयत्न किया, लेकिन यह काम इनसे पहले ईसाइयों ने प्रारंभ किया था। उनका उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, ईसाई धर्म प्रचारक पहले लोग थे जिन्होंने 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की भी स्थापना की थी। आगे चल के शिक्षा परिषद के अध्यक्ष जेईडी बेथुन ने 1849 में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी, 1849 में, ठीक है। स्त्री शिक्षा के प्रसार में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देन महान थी। वो बंगाल में कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंधित है। हालांकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ध्यान रखिएगा, और किससे संबंधित है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज से भी संबंधित है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन 1, कथन 2 है। आपको इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके इस प्रश्न का उत्तर चुनना है। जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के एक अधिकारी थे, ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला, जिनका प्रयोग शुरुआती शिलालेखों में सिक्कों पे किया जाता था, ठीक है। और अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप ही थे, ठीक है, जो 1837 में इसने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या थे, टकसाल थे, ठीक है। ये मतलब टकसाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के क्या थे, अधिकारी थे। जेम्स प्रिंसेप ने पाया कि अधिकतर पांडुलिपियां में एक राजा का उल्लेख किया गया जिसे पियदसी कहा गया, जिसका अर्थ देखने में रमणीय, मतलब देखने में सुंदर, पियदसी, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपका सही है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता टकसाल में कार्यरत थे। उन्होंने 1837 में ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता पाई। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले प्रारंभिक, ठीक है, आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप ने जानकारी प्राप्त है कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा के नाम का उल्लेख है। कुछ पर राजा का नाम सम्राट अशोक भी आपको देखने को मिलता है। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच है, चलिए पहले बताओ वुड डिस्पैच आया कब था, वुड डिस्पैच कब आया, 1854, वेरी गुड, ठीक है। 1854 का क्या है आपका वुड डिस्पैच है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ठीक है। तो विश्वविद्यालय तो क्या सिफारिश तो किया था इसने, किस विश्वविद्यालय, कहाँ के विश्वविद्यालय के तर्ज पर विश्वविद्यालय था, कहाँ के विश्वविद्यालय के तर्ज पे, ठीक है, लंदन, ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे मतलब क्या बनाया गया था, यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। पहला वाला भी सही था, ठीक है, बाकी ये वाला गलत है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत में भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना भी बनाई थी। गवर्नर जनरल डलहौजी को, ठीक है, 1854 में अपना सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड घोषणा पत्र या फिर वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस घोषणा का प्रमुख सिफारिश क्या क्या थी, देखिए वुड डिस्पैच से प्रश्न 69 बीपीएससी में पूछा है। इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं में बनाए रखने का सुझाव था। सेम टू सेम उठा के आपका 69 बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। कुछ लोगों ने इसमें बड़ा सीधे गलती करके आए थे, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट ही गलत था। इसमें बोला था इसमें केवल शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, नहीं, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, जबकि प्राथमिक स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या था, देसी भाषा था, ठीक है। कंपनी ने 5 प्रांतों में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। गांव में देसी भाषा पाठशाला स्थापित की जाए, जिला स्तर पर आंगल देसी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिसकी स्थापना 1857 में की गई थी। तीनों प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश की थी। इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा इंग्लैंड में प्रचलित नमूने पर तकनीकी विद्यालय एवं अध्यापकों की प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की थी, ठीक है, ध्यान रखें। इसमें क्या था,
शिक्षा के सभी स्तरों पर, हाँ यही पर सेम टू सेम तो पूछा था, शिक्षा के सभी स्तरों पर माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश करना था, यही गलत था। सभी स्तर पे नहीं था, उच्च स्तर पे क्या था, उच्च स्तर पे क्या था, इंग्लिश होगा और इंग्लिश में था, लोकल ठीक है। प्राइमरी में और प्राइमरी पे बात करेंगे, स्कूली स्कूली स्तर पे क्या था, सभी मदर स्तर पे टंग। मदर टंग, ठीक है, लोकल लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या था, मिडिल स्तर पे क्या था, मिडिल स्तर पे, मदर टंग ही था ठीक है, स्कूल मिडिल स्तर स्तर पे। पे एंग्लो था, ठीक है, ध्यान रखिए, हमें लिखा होगा ना इसमें, देखेंगे। हाँ, शिक्षा में उच्च ठीक है। उच्च उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषा में बनाए जाने का सुझाव था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक जगह और भी लिखा होगा, हाँ, गांव में देसी भाषा पाठशाला स्थापित की जाए। जिला स्तर पर आंगल देसी भाषा है, हाई स्कूल आंगल देसी भाषा है, मतलब आंगल देसी भाषा समझ, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, ठीक है, हाई स्कूल में दोनों था, ठीक है, मतलब तीनों तरह का थी, केवल देसी दोनों का मिक्स करके या केवल इंग्लिश, ठीक है। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे क्या करना था, तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय स्थापित करना था, ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है। मुंबई कलकत्ता मद्रास में 1857 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। चलिए, 1905 में बंगाल विभाजन के समय बंगाल के मुख्य सचिव R.W. कार्लाइल ने, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसे कार्लाइल सर्कुलर के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार यदि कोई कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो छात्र शिक्षण संस्था छोड़ देता है, तो सरकार द्वारा संस्था एवं छात्र पर कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मुख्य सचिव जो था उस समय विभाजन के समय 1905 में जब बंगाल विभाजन, तो उस समय मुख्य सचिव कौन था, R.W. कार्लाइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, चार्ल्स वुड की बात करें, 1854 में डिस्पेच ने भारत में उच्च शिक्षा के विकास पे विशिष्ट बल दिया। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को भी, मतलब क्या था, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को उपेक्षित किया, नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो भाई, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है ना, प्राथमिक शिक्षा और मतलब माध्यमिक शिक्षा पे भी तो बात किया था ना, बोला था प्राथमिक शिक्षा को क्या करो तुम, देसी भाषा में शिक्षा दो, माध्यमिक में एंग्लो भाषा में शिक्षा दो, और उसके बाद बात करें उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा पे शिक्षा दो, तो नेग्लेक्ट तो नहीं किया था, तो गलत हो गया। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, R.W. कराइकल द्वारा जारी की गई कराइकल सर्कुलर ने शिक्षण संस्थाओं में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी, जो कि डेट टाइम का सचिव था वो, ये तो सही था। पहला वाला गलत हो गया कि तीनों स्तर पर उसने बातें की थी, नहीं। अब चलेंगे आगे, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 1854 के वुड विज्ञप्ति की अभिव्यक्ति का शिक्षा का लक्ष्य क्या था, देशी भारतीयों के लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास करना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम की बात करेंगे, प्रयोग करके लोगों को साक्षरता बढ़ाना। सिंपल सा एक इसकी उद्देश्य था से कंपनी में मतलब क्या करना, तो क्लर्क का भर्ती करना, ठीक है, सस्ता मजबूत और टिकाऊ भारतीय क्लर्क, जो कि उनकी भाषा को मतलब क्या कर सके, उनकी भाषा को समझ सके, ठीक है, दूरगामी पर्पस यही था। किताबी भाषा से अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग करके लोगों को मतलब क्या करना, साक्षर बनाना था, ठीक है। 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या था, मतलब बड़े पैमाने पे मतलब क्या करना था, कंपनी में भाई, कंपनी को काम करने के लिए आपको क्या कि पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता चाहिए, ठीक है। अब पढ़े लिखे लोगों के हर काम को कराने के लिए आप ब्रिटिश से लोग लेकर नहीं आएंगे, बड़े अधिकारी को तो ब्रिटेन से लेकर आ रहे हो, अब क्लर्क भी चाहिए आपको ब्रिटेन से, तो संभव तो नहीं है। कंपनी का जो भी कार्य होता था अंग्रेजी में होता था, बोलचाल की भाषा भी उनकी अंग्रेजी थी, तो अब इनको करे तो करे क्या, तो भारतीयों को शिक्षा देना इनकी मजबूरी हो गया, ठीक है। मतलब अच्छे काम से इन्होंने शिक्षा नहीं दिया। जब भारत में रेल का भी आविष्कार इन्होंने किया, तो रेल का आविष्कार करके लगता है बहुत बढ़िया काम किया कि भारत में आगे चल के आंदोलन में रेल की बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। तो ऐसा कोई मतलब काम नहीं था, रेल का आविष्कार इन्होंने गलत उद्देश्य से किया, लेकिन उसी में लोगों का भलाई हो गया। दैट टाइम वही अंग्रेजी का भी सेम कंडीशन था, अंग्रेजी का प्रयोग करने अपने हित के लिए किया, लेकिन उससे भारतीयों को भी मतलब क्या मिली, सहायता मिली, ठीक है। वुड डिस्पेच का संबंध किससे है, वुड डिस्पेच का संबंध जिससे रहा वो क्या है, तो सिंपल है, एजुकेशन से उनका संबंध रहा है, ठीक है। अब आते हैं, भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, फिर वही चार्ल्स वुड डिस्पेच, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिस्पेच, या फिर मतलब सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पेच कहते हैं, जो कि 1854 में आया था। अब चलते हैं, ये वाला प्रश्न करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया था, तो ये कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1854 में, ठीक है, कब था, 1854 में। प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना करके 1857 में की गई थी, किस विद्यालय के तर्ज पे की गई थी, तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे की गई थी, ठीक है।
ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। क्या ही आंसर होगा बता दिए, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे की गई थी, ठीक है। ये भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की बात करेंगे तो रिपन के शासनकाल में हुआ था, 1882 में आपका किया गया था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब था? 1882 में किया गया था, ठीक है। कल जो हमारी क्लास होगी तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 79 प्रश्न है, ठीक है। हमने 42 प्रश्न तक कर लिया है, ठीक है। और ये हाँ किताब हमको लगता है सर, अगर क्लासेस अगर देखिए दोपहर में क्या होता है, लाइट नहीं रहने का दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। क्लास लेने की इच्छा नहीं होती ना, तो इसे 15-20 दिन भी अगर रेगुलर क्लास होकर चल जाएगा ना, तो किताब आपकी समाप्त हो जाएगी। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का इससे बाहर से एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में आपको नहीं देखने को मिला। वीसी में रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ठीक है। काफी डिटेल्स बुक है, सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ठीक है।